everyone, welcome to Magnate Brains. This is Saloni Pandey. So chapter 1 स्ट्रक्चरल चेंज हमने स्टार्ट कर दिया था. प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन देखा था. अब इस वीडियो में हम आपके चैप्टर की सेकंड थीम दैट इज अंडरस्टैंडिंग कॉलोनियलिज्म डिस्कस करने वाले हैं. हमने देखा था किस तरह से कॉलोनियलिज्म का डीप इम्पैक्ट रहा है कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में और कैसे कॉलोनियलिज्म की वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस इंडियन सोसाइटी में हमें देखने को मिले हैं और यही सारा कुछ हम आपके इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. लेकिन उससे पहले एक बार कॉलोनियलिज्म को डीपली अंडरस्टैंड कर लेते हैं. एक जनरल आइडिया तो कॉलोनियलिज्म के बारे में आप सभी को है कि कॉलोनियलिज्म होता क्या है और क्यों है, क्योंकि इंडिया खुद में ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रही है एक बहुत ही लंबे समय तक. सो अब डीप एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग करेंगे हम वर्ड कॉलोनियलिज्म की, उसके क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं, ये सारा कुछ हम समझने वाले हैं. सो एट वन लेवल colonialism simply means the establishment of rule of one country over another. सिंपलेस्ट लेवल में या फिर सिंपल वर्ड्स में कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है, जहां पर एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर रूल कर रही है या फिर उसको कंट्रोल कर रही है. ये एक जनरल आइडिया होता है अबाउट कॉलोनियलिज्म. In the modern period, Western colonialism has had the greatest impact. लेकिन अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें सो जो वेस्ट का कॉलोनियलिज्म रहा है उसका ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट रहा मॉडर्न सोसाइटीज के ऊपर. स्पेशली अब हम इंडियन सोसाइटी की बात करें सो हमने देखा है किस तरह से इंडिया का एक बहुत ही रिच पास्ट रहा है जहां पर it has been marked by entry of various or numerous groups of people at different times who have established their rule over different parts of what constitute modern India today. हमने देखा है किस तरह से डिफरेंट ड्राइवर्स ग्रुप्स की, फॉरेनर्स की एंट्री होती है इंडिया में. वो इंडिया में अपना रूल एस्टैब्लिश करते हैं जो आज मॉडर्न इंडिया कॉन्स्टिट्यूट होता है. ठीक है, यानी कि मॉडर्न इंडिया की जो टेरिटरीज रही हैं या इंडिया की जो टेरिटरीज रही हैं किस तरह से वो उसके ऊपर अपना रूल, अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं. The impact of colonial rule is distinguishable from all other earlier rules because the changes it brought in were far-reaching and deep. अब वैसे तो हम इंडिया की बात करें सो पास्ट में ढेर सारी चीजें हुई, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कॉलोनियल रूल की वजह से इसलिए है क्योंकि कॉलोनियल टाइम्स में जो चेंजेस हमें इंडियन सोसाइटी में देखने को मिले दे वर फार रीचिंग एंड डीप. यानी कि ये जो चेंजेस थे ये बहुत लॉन्ग टर्म तक रहे और आज भी देखने को मिल रहे हैं एंड दे वर वेरी डीप, यानी कि डीप रूटेड इन द इंडियन सोसाइटी. इसीलिए कॉलोनियल टाइम्स के चेंजेस जो रहे या कॉलोनियल रूल जो रहा इंडिया में उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है कंटेम्प्रेरी इंडिया में. एंड हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जांपल्स ऑफ द एनेक्सेशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी एंड द डोमिनेशन ऑफ वीकर बाय द स्ट्रॉन्गर पावर्स. और हिस्ट्री में हम सिर्फ इंडिया की ही बात ना करें, अगर हम पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को भी स्टडी करें, उसे भी समझने की कोशिश करें सो हिस्ट्री इज फुल ऑफ अबाउट एनेक्सेशंस जहां पर एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर रूल कर रही होती है या फिर इन शॉर्ट जो स्ट्रांग होता है वो वीक के ऊपर रूल कर रहे होते हैं. ठीक है. Nevertheless, there is a vital difference between the empire building of pre-capitalist times and that of capitalist times. अब हम इस colonial times को प्री कैपिटलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट टाइम्स के बीच में डिवाइड करके समझने वाले हैं, या फिर ये जो एम्पायर्स बिल्डिंग का पूरा रेजिम रहा है जहां पर एक कंट्री दूसरे के ऊपर रूल कर रही है या फिर स्ट्रॉन्गर वीक के ऊपर रूल कर रहा है, इस पूरे टाइम पीरियड को, इस पूरे एम्पायर बिल्डिंग को अगर हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एक जब कैपिटलिस्ट टाइम नहीं आया था यानी कि प्री कैपिटलिस्ट टाइम या उसके पहले का समय, एंड सेकेंडली जो कैपिटलिस्ट टाइम रहा है. कैपिटलिज्म के बारे में आप सभी जानते होंगे, हमने इसे डिस्कस भी किया हुआ है पहले, यानी जनरल आइडिया आपको इसके बारे में भी है कि कैपिटलिज्म होता क्या है. ओके, सो हम यहाँ पर इन दो टाइम पीरियड्स के अंदर कॉलोनियलिज्म को डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो अगर हम प्री कैपिटलिस्ट टाइम्स की बात करें, जब कैपिटलिज्म इंडिया में नहीं आया था या फिर जब ये वाला दौर नहीं चल रहा था, सो पूरे वर्ल्ड में जो रूलर्स हुआ करते थे, जो एम्पायर्स हुआ करती थी, वहां पर एक बहुत सिंपल सा मोटिव हुआ करता था. जो भी इकोनॉमिक सरप्लस हुआ है
उसे ग्रैब करो, उसे लो एंड अपना वर्चस्व स्थापित करो। ठीक है, जैसे जस्ट सपोज अगर मैं प्री कैपिटलिस्ट टाइम की कहीं की रूलर हूं तो मुझे सिर्फ लैंड चाहिए, यानी कि मेरा अपने एक पूरी बहुत बड़ी टेरिटरी होना चाहिए, मेरा अपना रूल होना चाहिए और यहां से जो भी इकोनॉमिक सरप्लस होगा वो मेरा होगा। ठीक है, ये एक आइडिया प्रिवेल करता था प्री कैपिटलिस्ट टाइम्स में। जैसे apart from outright pillage, the pre-capitalist conquerors benefited from their domination by exacting a continuous flow of tribute. On the whole, they did not interfere with the economic base. प्री कैपिटलिस्ट टाइम में जो रूलर्स हुआ करते थे वो इकोनॉमिक बेस के साथ में किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं किया करते थे। दे जस्ट सिंपली took the tribute that was skimmed off the economic surplus that was produced traditionally in the subjugated areas. जहां भी उन्होंने कॉन्कर किया हुआ है टेरिटरी को, जो भी एरिया उनका अपना कॉन्कर्ड है, सब्जुगेटेड है, उस एरिया में जो भी प्रोडक्शन से ट्रेडिशनली जो भी इकोनॉमिक सरप्लस हुआ है, दे जस्ट ग्रैब दैट। ठीक है, वो बस उसके ऊपर अपना कब्जा रखते थे, बस उसे ही लेते थे एंड अल्टीमेटली रूल किया करते थे। अब हम आ जाएं कैपिटलिस्ट टाइम्स में। सो इन कॉन्ट्रास्ट, British colonialism, which was based on a capitalist system, directly interfered to ensure greatest profit and benefit to British capitalism. वहीं अगर हम आ जाते हैं कैपिटलिज्म वाले टाइम पे, तो जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था वो कैपिटलिस्ट सिस्टम पर ही पूरा का पूरा बेस्ड था। यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे इकोनॉमिक बेस में भी इंटरफेयर करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन भी करना चाहते थे और उसी के साथ में ब्रिटिश कैपिटलिज्म भी एस्टैब्लिश करना चाहते थे। अगर आपको याद होगा, हमने हमारी प्रीवियस बुक में या फिर 11th में भी हमने ये एक चीज़ पढ़ी है कि किस तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है स्टार्ट होती है, इंग्लैंड से स्टार्ट होती है, अल्टीमेटली वर्ल्ड में सभी जगह पर फिर वो प्रिवेल होने लग जाती है, सभी जगह पर उसे प्रमोट किया जाता है। किस तरह से ब्रिटिशर्स उसका भी फायदा उठाते हैं, ठीक है, जो उनकी कॉलोनाइज्ड कंट्रीज होती हैं, ये भी हमने स्टडी किया हुआ है। सो यहाँ वही एक चीज कही जा रही है कि ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स जो रहे वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को प्रमोट करते थे, उसी के ऊपर सारा कुछ उनका सिस्टम जो था वो बेस्ड हुआ करता था। एवरी पॉलिसी वॉज गेयर टूवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। ब्रिटिशर्स की हर एक पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश कैपिटलिज्म को एक्सपेंड एंड स्ट्रेंथन करने की होती थी। ठीक है, क्या होता था ब्रिटिश कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म आपको पता है क्या एक चीज होती है, जहां पर जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। सारा कुछ आइडियोलॉजी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं एंड कैपिटलिज्म को हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए मैं अभी आपको कैपिटलिज्म नहीं समझाऊंगी। मैं बस आपको दो टाइम पीरियड की बात बता रही हूँ। एक प्री कैपिटलिस्ट टाइम, जहां पर किस तरह का रूलिंग हुआ करती थी, किस तरह की रूलिंग डायनेस्टीज हुआ करती थी, उन्हें क्या चाहिए होता था। वहीं कैपिटलिस्ट टाइम में आ जाए, स्पेशली ब्रिटिशर्स की अगर हम बात करें, सो वो जो भी कॉलोनीज बिल्डअप करते थे, जिसे भी अपनी कॉलोनी बनाते थे, वहां का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चेंज कर देते थे, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट गेन करना चाहते थे। उन्हें डेवलपमेंट से, ग्रोथ से, ह्यूमन डेवलपमेंट से, इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दे जस्ट वांट टू स्ट्रेंथन देयर ब्रिटिश कैपिटलिज्म ओनली। क्लियर है? अब इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ चेंज किया इंडिया में। क्या चेंज किया? जैसे फॉर एग्जांपल, इट चेंज द वेरी लॉज ऑफ द लैंड। उन्होंने जो हमारे यहाँ पर लॉ ऑफ लैंड हुआ करते थे उन्हें भी चेंज कर दिया। It changed not just land ownership laws but decided even what crops ought to be grown and what ought not to be. हमारे यहाँ पहले किस तरीके का एक सिस्टम हुआ करता था, जैसे जमींदार हुआ करते थे, उनके बेटे को फिर प्रॉपर्टी चली जाया करती थी, फिर वो जो होते थे वही अपने फील्ड को उसे वही सारा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ किया करते थे, वर्कर्स हुआ करते थे, वो लोग वर्क किया करते थे। हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल सिस्टम हुआ करता था। प्रॉपर्टी को लेके या फिर लैंड को लेके जो भी सारा हमारे यहाँ का इंडियन लॉज हुआ करते थे उन्हें उन्होंने चेंज कर दिया। जैसे आपको याद होगा, हमने प्रीवियस बुक जो हमारी इंडियन सोसाइटी वाली बुक थी, वहाँ पर हमने लैंड सेटलमेंट सिस्टम देखा था कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से कास्ट सिस्टम में इंटरवीन किया और लैंड सेटलमेंट लॉज लेके आए थे। ठीक है, याद आया थोड़ा कुछ? अगर नहीं आया है तो वापस से थोड़ा सा रिकॉल करिए। ठीक है, तो किस तरह से उन्होंने लैंड को लेके जो लॉज हुआ करते थे उन्हें चेंज किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कौन से क्रॉप्स हमें ग्रो करने हैं, कौन से क्रॉप्स में हमें प्रोडक्शन करना है, किन क्रॉप्स में हमें नहीं करना है, ये भी ब्रिटिशर्स ने ही डिसाइड किया। एंड
इट मेडल्ड विद द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसके साथ भी उन्होंने इंटरफेरेंस किया। आपको पता होगा हमारे यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स जो हुआ करते थे, सबसे ज्यादा यही सारी चीजें प्रिवेल होती थी, ठीक है। हमारा मतलब जो इंडियन सोसाइटी थी, इंडियन इकोनॉमी थी, वो हैंडीक्राफ्ट बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी हुआ करती थी। उन्होंने इस पूरे सिस्टम के साथ में भी ऑल्टरेशंस किए। उन्होंने हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी ऑल्टर किया। और इतना ही नहीं, दे एंटर्ड इनटू आवर फॉरेस्ट, उन्होंने हमारे फॉरेस्ट एरियाज में भी एंट्री की। किस तरह से ट्राइबल्स के साथ में ब्रिटिशर्स ने इंटरवीन किया, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है। इतना ही नहीं, इसके साथ में इट क्लियर ट्रीज and started tea plantations. It brought in forest acts that changed the lives of pastoralists. आपको पता होगा किस तरह से ट्राइबल लैंड्स को ग्रैब किया, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, फॉरेस्ट को लेके एक्ट्स लेके आ गए, रिजर्व्ड फॉरेस्ट कर दिए, है ना, रिजर्व्ड फॉरेस्ट हो गए। देन इसके अलावा और भी ढेर सारे लॉज फॉरेस्ट से रिलेटेड। टी प्लांटेशंस को उन्होंने जो है स्टार्ट कर दिया। They were prevented from entering many forests that had earlier provided valuable forage for their cattle. The box carries a brief account of the impact of colonial forest policy in Northeast India. अब आपको आपकी बुक में एक बॉक्स मिलेगा जहां पर आपको ब्रिटिशर्स ने किस तरह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी इंटरफेयर किया या नॉर्थ ईस्ट को लेके भी पॉलिसीज बनाई। क्या है उसमें सारा कुछ ये बताया जाता है कि आसाम जो उस समय में था वो बंगाल के ही अंदर आता था, ठीक है। अब वहां से जो है रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करनी थी, तो किस तरह से ये आज के समय में जिन्हें हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उन सभी को एक्सप्लॉइट किया गया, ठीक है। ये सारा कुछ आपको वहां पर एक्सप्लेन किया गया है। एंड कॉलोनियलिज्म ऑल्सो लेड टू कंसिडरेबल मूवमेंट ऑफ पीपल, इट लेड टू मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर विद इन इंडिया। और ये तो सिर्फ बहुत छोटे छोटे चीजें थी, जैसे फॉर एग्जांपल टी प्लांटेशन की हम बात करें, फॉरेस्ट के लिए लॉज लेके आ गए, लैंड सेटलमेंट, उन्होंने अपने तरीके से हमारे पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करना शुरू किया। और इतना ही नहीं, पीपल को एक जगह से दूसरी जगह भी जो है माइग्रेट होना पड़ा और जबरदस्ती भी उन्हें भेजा जाता था। लाइक फॉर इंस्टेंस, People from present day Jharkhand moved to Assam to work on the tea plantations. लोगों को जबरदस्ती ले जाके उनसे काम करवाया जाता था फील्ड्स में। जैसे आज के समय में जो हमारा झारखंड वाला एरिया है, वहां से जबरदस्ती उन्हें आसाम भेजा जाता था टी प्लांटेशंस में वर्क करने के लिए। A newly emerging middle class, particularly from the British Presidency regions of Bengal and Madras, moved as government employees and professionals like doctors and lawyers moved to different parts of the country. इसी समय में और आगे आ जाए हम थोड़ा सा, हमारे यहाँ पर एक इमर्ज हो रही थी मिडिल क्लास। वो मिडिल क्लास जो कि ब्रिटिश प्रेसिडेंसी रीजन से हुआ करती थी। कौन कौन सी प्रेसिडेंसीज थी? बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। इन तीन प्रेसिडेंसीज में से न्यू मिडिल क्लास जो है इमर्ज हो रही थी। एंड इनमें से जो पढ़ लिख के मतलब डॉक्टर, लॉयर्स वगैरह बन गए थे, वो इंडिया छोड़ के दूसरी कंट्रीज में ही उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया था। सो यानी कि ये छोटे छोटे इंस्टेंसेस से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि कितना ज्यादा इंटरवेंशन कॉलोनियल्स का इंडियन सोसाइटी के अंदर रहा। सारा का सारा स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। पहले लैंड को लेके करा, ओके, देन फॉरेस्ट में किया, कास्ट सिस्टम और ट्राइबल्स तो हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर ही चुके हैं। टी प्लांटेशंस, रेलवेज इन्होंने जरूर स्टार्ट किए, लेकिन उससे रिलेटेड हमारे यहाँ पर चेंजेस बहुत ज्यादा हो गए। टी प्लांटेशंस की हम बात करें, एग्रीकल्चर सिस्टम की हम हमारे यहाँ पर बात करें, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी के साथ में ढेर सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस कॉलोनाइजर्स ने इंडियन सोसाइटी में किए। People were carted in ships from India to work on the other colonized lands in distant Asia, Africa and America. क्या करते थे? इंडियन सोसाइटी से जो पुअर पीपल हुआ करते थे, वैसे भी उनके पास में कोई वर्क नहीं होता था, तो जबरदस्ती भी और उनकी इच्छा से भी उन्हें शिप्स वगैरह में भर के जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था वर्क करवाने के लिए। जैसे इंडिया में, एशिया में किसी दूसरी कंट्री में ले गए, इंडोनेशिया में ले गए, अमेरिका में ले गए, अफ्रीका में लेके चले जाते थे। और होता यह था कि रास्ते में ही, क्योंकि इस तरह से पूरे लोगों को एक ही शिप में भर भर के ले जाया जाता था और कोई रिसोर्सेज उनके पास में भी नहीं हुआ करते थे, ना ही वो बहुत ज्यादा वेल्दी हुआ करते थे, पुअर पीपल हुआ करते थे, खाने को नहीं होता था। और मतलब कितना ज्यादा अत्याचार कॉलोनाइजर्स ने इंडिया पे किया है ये तो हमको पता ही है। इसी
समय में रास्ते में बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाया करती थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कभी वापस ही नहीं आ पाए, मतलब एक बार इंडिया छोड़ के वर्क करने वहां गए तो फिर वो बाद में वहीं सेटल हो गए, वापस ही नहीं आ पाए। एंड टुडे मेनी ऑफ देयर डिसेंडेंट्स आर नोन एज द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, और उनके वंश जो हैं उन्हें आज इंडियन ओरिजिन के पीपल की जैसे जाना जाता है। To facilitate the smooth functioning of its rule, colonialism introduced a wide array of changes in every sphere, be it legal, cultural or architectural. अब colonizers ने इंडिया के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि उन्होंने इंडिया को जो है अपनी कॉलोनी बना लिया था और अब वो चाहते थे कि हम इस इंडियन सोसाइटी को बहुत अच्छे से फंक्शन करवाएं, यहाँ पर अच्छे से रूल करें, इसको बहुत अच्छे से परफेक्टली कंट्रोल कर पाएं। सो क्या कर रहे थे, हर एक इंस्टीट्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे थे, और उस हर एक इंस्टीट्यूशन को अल्टीमेटली समझने में उन्हें हर एक इंस्टीट्यूशन को तबाही कर दिया है। जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कास्ट इंस्टीट्यूशन हमने पढ़ा हुआ है, तो उन्होंने कहीं भी किसी भी स्फीयर को छोड़ा नहीं है, चाहे फिर लीगल हो, कल्चरल हो, आर्किटेक्चरल हो, हर एक स्फीयर में इंटरवीन किया है। और कारण क्या है इस इंटरवेंशन का, क्या कारण है, क्यों उन्होंने हर जगह इंटरवीन किया है? रीजन इज ब्रिटिश कैपिटलिज्म, क्योंकि वो अपने इस ब्रिटिश कैपिटलिज्म को स्ट्रेंथन करना चाहते थे, इसे बहुत ज्यादा मजबूत बनाना चाहते थे, आगे तक सस्टेन करवाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कॉलोनीज को इस तरह से इंटरवीन किया कि वो कॉलोनीज खुद में, मतलब उनका जो एक अपना सोल था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। Colonialism was a story apart in the very scale and intensity of the changes that it brought about. Some of these changes were deliberate, while some took place in unintended fashion. अब ये जो कॉलोनियलिज्म की वजह से चेंजेस इंडियन सोसाइटी में हमें देखने को मिले, ये कुछ इस तरह से थे कि हम इन्हें कभी भी चाह के भी बदल नहीं सकते थे, और अगर हमने इन्हें बदला तो ये अपने रियल फॉर्म में कभी भी नहीं आए, बल्कि उनमें और भी ज्यादा चेंजेस होते चले गए। फॉर एग्जाम्पल, वी सॉ हाउ वेस्टर्न एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस टू क्रिएट इंडियंस हु वुड मैनेज ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह से वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या कारण था? क्या वो हमें बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करना चाहते थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने के पीछे रीजन ही ये था कि इंडियंस भी वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म को समझेंगे एंड अल्टीमेटली जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है उसे आगे चल के मैनेज करेंगे। जब उन्हें हमारे जैसे एजुकेशन मिलेगी, हमारे जैसे उनके अपने रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, लाइफ होगी, सो वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली हमारी जैसी चीजों को ही आगे इनकलकेट करेंगे और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को समझेंगे। और अल्टीमेटली किसको फायदा होगा इस एक चीज से? इंडियंस को तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ब्रिटिशर्स को ही होगा। Instead, it led to the growth of nationalist and anti-colonial consciousness. लेकिन हुआ क्या? इंडियंस बहुत समझदार थे, इसका बिल्कुल उल्टा हुआ, क्योंकि इसी की वजह से हमारे यहाँ पर नेशनलिस्ट फीलिंग ग्रो होती है एंड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाती हैं। This magnitude and depth of structural changes that colonialism unleashed can be better grasped if we try and understand some basic features of capitalism. अब ये तो हमने अभी तक ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को समझा, इसको और डिटेल में अगर हमें समझना है, इसकी और डेप्थ को हमें समझना है, तो हमें थोड़ा सा कैपिटलिज्म को भी समझने की जरूरत है, जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कैपिटलिज्म क्या होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं। अब हमने अभी तक क्या चीजें पढ़ी कि कॉलोनियलिज्म क्या होता है, एक प्री कैपिटलिस्ट टाइम है, एक कैपिटलिस्ट टाइम है, जहां पर हमने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को देखा, किस तरह से ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने इंडियन सोसाइटी के स्ट्रक्चर को चेंज किया, इंटरफेयर किया, अल्टीमेटली सारा कुछ र्यून कर दिया। ठीक है, और कैपिटलिज्म क्या होता है, अब वो डिटेल में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा। हमने बहुत आराम से हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को समझा है, आपसे कोई भी चीज मिस नहीं हुई होगी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक और चीज कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। आप जैसे ही एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे क्लासेस के वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास स्टडी करनी है, जैसे सपोज आपको क्लास 12th स्टडी करनी है, आपने क्लास 12th पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे, स्क्रॉल करेंगे और भी सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है, जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया,
सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे, चैप्टर पे क्लिक करोगे चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आएंगे, यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी वीडियो देखना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन, यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए, ये नहीं देखना है कुछ और देखना है यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।